सिस्टम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब भी भाजपा को यूपी तथा विशेषकर अयोध्या से मिली करारी हार को लेकर जुबानी जंग जारी है। मुझ जैसे तमाम आम लोगों को यह बात चुभ रही है कि यूपी के इतने ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के होते हुए भी आखिर यूपी से ही भाजपा को सबसे बड़ी चोट क्यों लगी, खासकर उस अयोध्या से जिसके लिए सरकार ने रात दिन एक कर पानी की तरह पैसा बहाया और अयोध्या को एक विकसित कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया। लेकिन बेलगाम और मनवड़ अफसरशाही तथा भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ उपजे जनाक्रोश को यदि विपक्ष अपनी लोकप्रियता समझ रहा है तो विपक्ष को मुंगेरी लाल के इस हसीन ख्वाब से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, अन्यथा विपक्ष को इस भूल की कीमत आगामी विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। लेकिन यूपी तथा विशेषकर अयोध्या में इसलिए शिकस्त मिली क्योंकि अहंकारी ब्यूरोक्रेसी व बेलगाम पुलिसिया तंत्र तथा चाटुकार मीडिया के त्रिकोण ने मिलकर जनता की ज्यादातर समस्याओं पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिशें की। अपने पक्षपाती मानसिकता तथा निकम्मेपन को छिपाने के लिए इस तंत्र ने हर बार पीड़ित को ही प्रताड़ित किया। एक तरफ हिरासत में मौत से लेकर कोर्ट के अंदर तथा जेल में हुई हत्याओं जैसी अनेकों घटनाओं ने लोगों को विचलित किया, तो दूसरी तरफ आलोचना करने वालों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। एक तरफ जनता के बीच उपज रहे आक्रोश को इस तंत्र ने ऑल इज वेल की चादर से ढककर उसे दफन करना चाहा, तो दूसरी तरफ भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के बीच सरकार का करोड़ों रुपया मीडिया घरानों के बीच विज्ञापनों के जरिए छवि चमकाने के लिए उड़ा दिया गया। अधिकारियों को किसी कब्जे में आए क्या? अधिकारी कब्जे में अगर आए तो केवल उत्तर प्रदेश में दो ही नेताओं कब्जे में आए, माने राजनाथ सिंह जी और माने कल्याण सिंह जी। वो जानते थे अधिकारियों को कैसे ठीक करना है। अगर अधिकारियों का ये नहीं होता, आप बताइए कि लालजी वर्मा इतने बड़े सम्मानित नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है, उसके बाद उनके घर पे पुलिस जाती है। वो शाम को चुनाव के बाद भी जा सकती थी, चुनाव के बाद भी जा सकती थी। तो जो अयोध्या में मिली करारी शिकस्त के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर अहंकार और आत्ममुग्धता से ओतप्रोत अफसरशाही को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि अफसरशाही और दलाल मीडिया अयोध्या की जनता के दुखती रगों को पहचान तो रही थी, लेकिन जनता की पीड़ा को इस तंत्र ने बाकी तमाम मामलों की तरह सीएम तक पहुंचने ही नहीं दिया। तमाम मामलों की तरह यहां भी गलत फीडबैक देकर ऑल इज वेल का मैसेज ऊपर तक पहुंचाया जाता रहा और सरकार को सच्चाई से कोसों दूर रखा गया। श्री राम तो ऐसे लोकप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे जो रात में भी भेष बदलकर नगर में भ्रमण सिर्फ इसलिए किया करते थे ताकि वो जान सकें कि उनकी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। लेकिन जब उन्हीं श्री राम की अयोध्या को संवारने के नाम पर जब अयोध्या वासियों के अरमानों को ही दैत्याकार मशीनें रौंदने लगी तो आंसुओं और बद्दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दरेरा 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 लोक सेवकों में अहंकार और आत्ममुग्धता को जनता एक सीमा के बाद देखना भी पसंद नहीं करती, और जब जनता दिखावे की छवि और प्रकट हो रहे आचरण के बीच का फर्क पहचान जाती है, तब छब्बे जी बनने चले चौबे जी
डूबे जीवन कर रह जाते हैं। अफसरशाही को तो 25, 30, 40 साल तक अनवरत नौकरी करते रहना है और माल भी बनाते रहना है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की छवि खराब हो रही है या सरकार गिर रही है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ लोकप्रिय सरकार की छवि पर, जिसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं। गैंगस्टर एक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाकर यह हथियार पुलिस के हाथों में इसलिए दिया गया था कि सही मायनों में घूम रहे तमाम गैंगस्टरों के खिलाफ इस प्रभावी हथियार का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन भूजा चोरों और बकरी चोरों पर यह हथियार चलाया जाने लगा। पेशेवर अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए जिस हिस्ट्री सीट की व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया, उस हिस्ट्री सीट खोलने की शक्ति का इस्तेमाल कलम और कैमरे की निगरानी के लिए किया जाने लगा। सच बोलकर इस सड़ चुके तंत्र के निकम्मेपन को उजागर करने वालों को सरकार विरोधी बताकर उन्हें चुप कराने की पुरजोर कोशिशें करने वाले सरकार के हिमायती नहीं, बल्कि सरकार के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ऐसा करके ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों और निकम्मेपन को छिपाते हैं। इस चुनावी कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। बीजेपी को वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीटें मिली थी, जो 2022 में घटकर 255 पर आ गई। ठीक इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 70 सीटें मिली थी, जो 2019 में घटकर 62 पर आ गई और अब 2024 में 33 सीटों पर आकर सिमट गई है। आखिर यह सड़ चुका तंत्र कहां ले जाना चाहता है जनता के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की एक लोकप्रिय सरकार को? मीडिया की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि मीडिया का स्वर्गवास तो बरसों पहले हो चुका है और आज आप जिसे देख और पढ़ रहे हैं वो मीडिया नहीं, बल्कि शोले फिल्म की वो बसंती है जिसके पांव तथा घुंघरू गब्बर के इशारों पर थिरकने और बजने के लिए मजबूर हैं। ये वही मीडिया है जो सरकार से भी विज्ञापन लेती है, आपसे भी लेती है और ग्रेटर नोएडा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रवि काणा से भी। इतनी लोकप्रिय सरकार होने के बावजूद भी यदि मतदान का प्रतिशत 60 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा और यदि नोटा के वोटों की गिनती लाखों में पहुंच जा रही है, तो इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता।